दक्ष की बातें सुनकर निर्वेद ने उसे उसकी कड़वी सच्चाई याद दिलाई। जो भी हो, तुम्हें जल्द से जल्द इस सच का पता लगाना होगा। याद रखो दक्ष, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। अगर तुम 2 महीने में सच सामने नहीं ला पाए तो तुम्हें अपनी माँ की पसंद की उस मेकअप की दुकान से शादी करनी पड़ेगी। दक्ष ने चिढ़ते हुए कहा, निर्वेद, क्या तुम सच में मेरे दोस्त हो? कभी कभी मुझे तुम्हारी दोस्ती पर शक होता है। अरे इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई, मैं तुम्हारा इकलौता सच्चा दोस्त हूँ, तभी तो अब तक टिककर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वरना तुम्हारे जैसे अकड़ू, जिद्दी और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई और होता तो कब का हाथ जोड़कर भाग गया होता। निर्वेद ने हंसते हुए अपनी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन निर्वेद की बात पर दक्ष के तनाव भरे चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। निर्वेद का लहजा अब गंभीर हो चुका था। वैसे दक्ष, तुमने उस अंकुल के बारे में क्या सोचा है? ये नाम सुनते ही दक्ष के चेहरे पर एक खौफनाक सख्ती आ गई। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, अंकुल मल्होत्रा, उसे तो मैं इस तरह बर्बाद करूंगा कि वो जिंदगी में कभी दोबारा किसी और लड़की की जिंदगी से खेलने की हिम्मत तो क्या सोच भी नहीं पाएगा। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना, मैं फोन रखता हूँ, निर्वेद ने कहा और कॉल काट दिया। फोन कटते ही दक्ष ने तुरंत अपने पर्सनल गार्ड को कॉल मिलाया। गार्ड ने उधर से तुरंत अपडेट दिया, हेलो बॉस, मैम अभी होटल की टेरेस पर ही हैं। दक्ष ने अपने कड़क और रोबीले लहजे में हिदायत दी। ठीक है, उस पर पैनी नजर रखो, लेकिन ध्यान रहे उसे इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि कोई उस पर नजर रख रहा है। यस बॉस, गार्ड ने कहा और फोन कट गया। दक्ष ने फोन साइड में रखा और सोफे के बैकरेस्ट पर अपना सिर पीछे टिका दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्वी, न जाने कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, अब जब तुम मेरे सामने हो तो अफसोस कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, अतीत की कुछ धुंधली और हसीन यादें रील की तरह उसकी बंद आंखों के सामने घूमने लगी। उन दिनों की बात है जब दक्ष अपने जीवन के सबसे हसीन पल जी रहा था। पीले रंग के अनारकली सूट में लिपटी एक बेहद खूबसूरत लड़की खिलखिलाकर हंसते हुए आगे आगे दौड़ रही थी। हवा में उसका दुपट्टा लहरा रहा था और दक्ष मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। दक्ष जी देखिए, आप तो अभी से ही थक गए। दक्ष ने हंसते हुए अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। एक बार बस मेरे हाथ में आ जाओ तुम, फिर बताता हूँ कि मैं थका हूँ या नहीं। पूर्वी पीछे मुड़कर चिढ़ाते हुए भाग रही थी। मिस्टर दक्ष राय ज़्यादा, आप मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कभी नहीं। अच्छा तो अभी देखो, कहकर दक्ष तेजी से उसके पीछे भागा और कमर से पकड़कर गोद में उठा लिया। दक्ष ने उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी और कहा, मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ पूर्वी। पूर्वी ने मुस्कुराते हुए दक्ष के चेहरे को अपने दोनों हाथों के कप में भर लिया। मैं भी आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी दक्ष जी, और मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा, और अगर कभी रूठकर चली भी गई ना तो दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें ढूंढकर अपने पास वापस ले आऊंगा। इतना कहकर दक्ष ने बेहद गहराई से उसके होठों को चूम लिया। ये सब सोचते ही दक्ष ने झटके से अपनी आंखें खोली। कमरे की लाइट में उसकी आंखों का सूनापन साफ दिख रहा था। मैं नहीं जानता पूर्वी कि तुम इतने साल कहाँ थी, किसके साथ थी और किस हाल में थी, पर अब जब तुम मुझे दोबारा मिल गई हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें फिर से अपना बनाकर रहूंगा। दक्ष ने टेबल से अपना फोन उठाया, अपनी शर्ट के बटन ठीक किए और भारी कदमों से कमरे से बाहर की तरफ चल दिया। उसने अपने गार्ड को कॉल किया तो उसे पता चला कि वो शादी वाली जगह पर चली गई है जहां उसे मैनेजमेंट देखना था, इसलिए दक्ष भी अपनी कार में बैठकर वहां चला गया। एक तरफ रिसोर्ट के निचले हिस्से में शहनाइयां गूंज रही थी, रौनक थी, शादियां हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी टेरेस की रेलिंग से टिकी सूनी आंखों से काले बेजान आसमान को निहारे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं का झरना लगातार बह रहा था। उसने उस खामोश आसमान की तरफ देखा और रुंधे गले से खुद से ही सवाल किया, आखिर क्यों, मैं ही क्यों? क्या मुझे जिंदगी में खुश रहने का कोई हक नहीं है? क्यों जब भी मैं किसी पर आंखें मूंदकर भरोसा करती हूँ या किसी से उम्मीदें लगाती हूँ तो बदले में मेरी झोली में सिर्फ फरेब डाल दिया जाता है? उससे कुछ ही दूरी पर अंधेरे में खड़ा दक्ष एक टक पूर्वी को ही देख रहा था। उसका एक एक आंसू दक्ष के दिल पर छुरियां चला रहा था। वह तड़प उठा, वह दौड़कर पूर्वी के पास जाना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भींचकर चुप कराना चाहता था और यह यकीन दिलाना चाहता था कि वह इस बेरहम दुनिया में अकेली नहीं है, उसका दक्ष अब भी उसके साथ है। जब उसका सब्र जवाब दे गया तो वह भारी कदमों से पूर्वी की तरफ बढ़ चला। पूर्वी अपने गहरे दुख के समंदर में इस कदर डूबी थी कि उसे अपने पीछे आते दक्ष के कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दी। दक्ष ने बिना एक पल गवाए पीछे से धीरे से पूर्वी को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। जैसे ही दक्ष ने उसे छुआ, उसे एहसास हुआ कि पूर्वी के जिस्म से अल्कोहल की तेज महक आ रही थी। उसने खुद को भुलाने के लिए काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इतनी कि वह अपने होश में भी नहीं थी। जब पूर्वी को अपनी पीठ पर किसी के चौड़े सीने की गर्माहट महसूस हुई तो उसने अपनी भारी पलकें बिना खोले ही बेहद कमजोर आवाज में फुसफुसाया, आप अब भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? उसकी बात सुनकर दक्ष हैरान रह गया। क्या होश गंवाने के बाद भी उसका वजूद, उसका दिल दक्ष के छुअन को पहचानता था? दक्ष ने धीरे से उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसकी धुंधली आंखों में देखते हुए फिक्र से पूछा, तुमने इतनी शराब क्यों पी रखी है पूर्वी? हाँ मैंने पी है, पूर्वी ने लड़खड़ाते हुए कहा और अपना हाथ अपने दिल पर रख दिया। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। क्या चेस्ट में पेन हो रहा है? क्या हम डॉक्टर के पास चलें? दक्ष का दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। मेरा दिल दर्द में है मिस्टर रायजादा, आपको समझ आ रहा है या नहीं? पूर्वी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर दक्ष के सीने पर अपने कमजोर हाथों से वार किया और खुद को उससे अलग करते हुए गुस्से से चीख पड़ी, अब और क्या चाहिए आपको मुझसे? सब कुछ तो छीन लिया आपने, मेरी खुशियां, मेरा सुकून, मेरा स्वाभिमान। आखिर क्यों आए आप मेरी जिंदगी में, क्यों? पूर्वी, तुम होश में नहीं हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? दक्ष ने तड़प कर उसकी पतली कमर को पकड़ा और उसे फिर से अपने करीब खींच लिया। क्योंकि आपने ही मेरी बची कुची जिंदगी को तबाह किया है। पूर्वी की आंखों से बहते आंसू दक्ष के सीने को भिगो रहे थे। मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ कि किसी ने मुझे चंद रुपयों के लिए बेच दिया और आपने रुतबा दिखाकर मुझे खरीद लिया। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। क्या मुझे अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं है? क्यों इस समाज में हर बार एक लड़की को ही चुप रहना पड़ता है? क्या वो खुद के लिए कोई फैसला नहीं ले सकती? दक्ष ने उसे और बिखरते हुए नहीं देख पाया। उसने पूर्वी के सिर को अपने सीने से सटा लिया और बेहद मखमली आवाज में कहा, पूर्वी, पहले तुम शांत हो जाओ, भूल जाओ वो सब जो कुछ भी हुआ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार अपने इस दक्ष के पास वापस आ जाओ। दक्ष उसे बाहों में भरकर बोले जा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ महसूस हुआ और वो जोर से चीखा, पूर्वी! पूर्वी की तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही थी तो दक्ष ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया। पूर्वी का शरीर पूरा ढीला पड़ गया था। ये देखकर दक्ष पूरी तरह घबरा गया था, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि पूर्वी अपनी आंखें बंद किए उसके सीने के सहारे सो चुकी थी। भारी नशे और थकावट की वजह से वो होश खो बैठी थी। दक्ष ने बिना देर किए पूर्वी को अपनी गोद में उठाया और नीचे की तरफ बढ़ गया। वो शादी वाले रिजॉर्ट में थे, इसलिए दक्ष ने अपने गार्ड से कहकर उन्हें वही रूम बुक करने के लिए कह दिया था। कुछ देर बाद दक्ष उसे कमरे में ले गया और बेहद नजाकत से बेड पर लेटा दिया। वो खुद वॉशरूम गया और कुछ देर बाद हाथ में एक साफ गीला तौलिया लेकर बाहर आया। वो बेड के किनारे बैठा और बेहद तसल्ली से पूर्वी के चेहरे पर जमे आंसुओं के निशान और बिखरी जुल्फों को साफ करने लगा। वो घंटों यूं ही बैठकर उसके मासूम चेहरे को निहारता रहे।
फिर एक गहरी और दर्द भरी सांस लेते हुए खुद से ही बुदबुदाया, आखिर ऐसा क्या हादसा हुआ था तुम्हारे साथ पूर्वी, जो तुम खुद को इतना जुदा, इतना अलग कर चुकी हो? क्या तुम सच में अपने इस दक्ष को बिल्कुल भूल चुकी हो? उस रात अपने सारे सवालों को सीने में दबाए दक्ष भी पूर्वी को अपनी बाहों के घेरे में सुरक्षित लेकर वहीं सो गया। सुबह की सुनहरी धूप जब कमरे की खिड़की से अंदर आई तो पूर्वी की आंखें खुली। उसने खुद को एक अनजान आलीशान बेड पर बिल्कुल अकेला पाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और कमरे के कोने कोने को देखने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। ऐसा क्यों लग रहा है कि रात को यहाँ कोई मेरे बहुत करीब था और मैं तो छत पर थी ना, फिर इस बंद कमरे में कैसे आ गई? ओह गॉड, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। शराब के असर की वजह से उसका सिर बुरी तरह फट रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्का सा नॉक हुआ। पूर्वी ने खुद को संभाला, बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही सामने होटल का एक वेटर खड़ा था, जिसके हाथ में नींबू पानी का ग्लास था। पूर्वी को उलझन में देख वेटर ने बेहद अदब से कहा, गुड मॉर्निंग मैम, ये आपके लिए है। पूर्वी ने असमंजस में कहा, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी कल रात आप काफी नशे में थी। आपको यहाँ एक सर लेकर आए थे, उन्होंने ही सुबह जल्दी आपके लिए ये हैंगओवर ड्रिंक देने को कहा था। सर? कौन सर? पूर्वी के कान खड़े हो गए। मैं उनका नाम नहीं जानता मैम, वेटर ने शालीनता से कहा। जूस का ग्लास वहीं टेबल पर रखा और वहां से चला गया। पूर्वी कभी जाते हुए वेटर को देखती तो कभी उस जूस के ग्लास को। उसने धीरे से ग्लास उठाया और दरवाजा बंद कर लिया। वो सोफे पर आकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, क्या वो रात को मेरे पास आए थे? पर अगले ही पल उसने अपने ही सिर पर एक हल्की सी चपट लगाई। पागल लड़की, उन्होंने तुझे धोखा दिया है, तेरी इज्जत का सौदा किया है और तू अब भी उन्हीं के बारे में सोच रही है। खुद को संभाल पूर्वी। कुछ ही देर में पूर्वी तैयार हो गई और अपने होटल जाने के बजाय सीधे एयरपोर्ट पहुंच गई और उसने फोन करके अपना सारा सामान होटल से डायरेक्ट एयरपोर्ट पर मंगवा लिया। वो इस शहर से, इस कड़वी याद से दूर भाग जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो पूर्वी की पल पल की खबर दक्ष तक पहुंचा रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि दक्ष के वफादार गार्ड्स थे, जो साय की तरह पूर्वी के आसपास तैनात थे। लेकिन पूर्वी इस बात से पूरी तरह अनजान अपने ही गम के भंवर में डूबी हुई थी। उसे रह रहकर ये सोचकर बुरा लग रहा था कि उसे घूम फिरकर वापस उसी घर, उसी माहौल में जाना होगा। अगर उसका बस चलता तो वो इस दुनिया से बहुत दूर चली जाती, इतनी दूर जहां न कोई उसकी मजबूरियों का फायदा उठा पाता और न ही कोई उसके पाक साफ प्यार का सौदा कर पाता। पूर्वी दिल्ली से वापस मुंबई आ गई और खुद को नॉर्मल लाइफ में ढालने की कोशिश करने लगी। दूसरी ओर दक्ष भी मुंबई वापस आ गया था और इस वक्त अपनी आंखों में बेइंतहा गुस्सा लिए सामने खड़े निर्वेद को लगातार घूर रहा था। निर्वेद ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मजाक किया, यार ऐसे मत घूरो मुझे, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? मुझे लड़कियां पसंद है भाई। अपनी बकवास बंद करो निर्वेद। दक्ष की आवाज में कड़कपन था। और मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुमने क्या सोचा है? ऐसा क्या करोगे कि पूर्वी खुद ब खुद मेरे पास चली आए? अरे भाई पहले तो अपना ये गुस्सा थूक। निर्वेद ने उसकी चेयर के पास आते हुए कहा, देख मैंने सब प्लान कर लिया है, क्यों ना हम एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करें। पार्टी? दक्ष ने कुछ पल सोचा, आइडिया तो अच्छा है, पर तुम उसे इस पार्टी में बुलाओगे कैसे? वो क्यों आएगी? वो सब तो मुझ पर छोड़ दे, बस देखता जा, निर्वेद ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ये सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या बात है, तू मुस्कुरा भी रहा है? निर्वेद ने हैरान होते हुए कहा, वैसे मुझे तुझसे एक जरूरी बात पूछनी थी। हाँ पूछो। दक्ष आराम से अपनी चेयर पर पीछे टिककर बैठ गया। दक्ष, अगर वो लड़की नहीं हुई जिसे तू इतने सालों से ढूंढ रहा है तो? अगर वो सिर्फ उसकी हमशक्ल हुई तो तू क्या करेगा? निर्वेद के सवाल में एक गंभीर चिंता थी। दक्ष की मुस्कान गायब हो गई। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा और मैं इस बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहता। मेरा दिल कहता है कि वो वही है। वैसे मैंने तुमसे पूर्वी और उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को कहा था, कुछ पता चला? निर्वेद का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने काफी छानबीन की दक्ष, पर शुरुआत में कुछ हाथ नहीं लगा। मेरे आदमी अब भी इस काम में लगे हैं, लेकिन हाँ एक बेहद अजीब बात मुझे पता चली है। क्या? दक्ष ने अपनी आंखें सिकारते हुए पूछा। मिस्टर अजिंक्य श्रीवास्तव, मैंने उनके पास्ट के बारे में गहराई से पता लगवाया। एक ऐसी बात सामने आई है जो गले नहीं उतरती। उनकी और उनकी वाइफ रुक्मिणी की शादी को अभी कुल 20 साल ही हुए हैं। निर्वेद ने खुलासा किया। तो इसमें अजीब क्या है? दक्ष को अब भी बात समझ नहीं आई थी। अजीब यह है दक्ष कि पूर्वी मैम की उम्र इस वक्त 24 साल है। निर्वेद ने रुकते हुए कहा, अब तू खुद सोच, ऐसा कैसे मुमकिन है? दक्ष के होश उड़ गए। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने सोचते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मिस्टर श्रीवास्तव दुनिया से कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया और दोनों के दिमाग में एक ही सवाल कौन रहा था कि आखिर पूर्वी का असली सच क्या था। इधर पूर्वी अपने घर लौट आई थी और दक्ष की नजरों से दूर रहने की कोशिश कर रही थी। एक दिन घर पर वो लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, तभी एक लड़की ने पूर्वी के पास आकर पूछा, पूर्वी क्या कर रही हो? पूर्वी ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना रूखे आवाज में कहा, बोलो सोनल, क्या काम है? सोनल ने लापरवाही से अपने नाखूनों पर फूंक मारते हुए कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम मॉम डैड से क्यों नहीं मांगती? पूर्वी का ध्यान अभी अपने काम पर था। सोनल के चेहरे के भाव बदले। उसने तंज कसते हुए कहा, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू जब से दिल्ली से लौट कर आई है तब से कुछ ज्यादा ही बदल गई है? मुझे बहुत काम है सोनल। पूर्वी ने लैपटॉप बंद किया और बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चली गई। पूर्वी के जाते ही सोनल ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। लगता है मैडम ने अब तक सबक नहीं सीखा है, बहुत घमंड आ गया है इसमें। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही सेकंड में सामने से कॉल रिसीव हो गया। सोनल के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। मिस्टर बजाज, क्या हम मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं होटल प्लाजा में रुका हुआ हूँ, आप आ जाइए। दूसरी तरफ से मिस्टर बजाज की भारी आवाज गूंजी। ठीक है, सोनल ने कहा और फोन काट दिया और चालाकी से हंसते हुए बोली, अब देखती हूँ मेरी प्यारी बहना मुझे पैसे कैसे नहीं देती। सोनल श्रीवास्तव पूर्वी की सगी बहन थी, बिल्कुल उसी की उम्र की, लेकिन वो ऐशो आराम के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और इस बारे में पूर्वी की माँ रुक्मिणी और उसके पिता अजिंक्य श्रीवास्तव को कुछ भी नहीं पता था। वो शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन पूर्वी ने सोनल की सारी गलतियां उनसे छुपा कर रखी थी। कुछ समय बाद होटल प्लाजा के एक आलीशान स्वीट में सोनल और मिस्टर बजाज एक साथ थे। मिस्टर बजाज अधेड़ उम्र के थे और सोनल ने लाल रंग की बेहद छोटी और रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो मिस्टर बजाज, कैसे हैं आप? हेलो मिस श्रीवास्तव। मिस्टर बजाज ने सोनल का हाथ थामते हुए उसे थोड़ा ज्यादा जोर से दबाया। उसकी इस हरकत पर सोनल ने कोई आपत्ति जताने के बजाय एक शातिर और टेढ़ी मुस्कान दी। तो मिस्टर बजाज, क्या अब हम मुद्दे की बात कर सकते हैं? मिस्टर बजाज ने सोनल को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सोनल ने बेहद बेशर्मी से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप मुझे अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में लीड मॉडल साइन कर लीजिए, इसके बदले आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इतना कहकर वो मिस्टर बजाज की गोद में जाकर बैठ गई। मिस्टर बजाज ने सोनल की पतली कमर को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, डील काफी अच्छी है, तो बोलो कहाँ से शुरू करें?
मिस्टर बजाज जैसे ही सोनल के होठों की तरफ झुका, तभी अचानक कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। अचानक हुए इस धमाके से दोनों सकपका गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे से पूर्वी अंदर दाखिल हुई। सोनल की नजर जैसे ही पूर्वी की सुलगती आंखों पर पड़ी, उसके पूरे शरीर में एक कंपकपी दौड़ गई। दूसरी तरफ जब से दक्ष को पता चला कि पूर्वी के पिता अजय कुछ छुपा रहे हैं, वो शॉक था। उसने कुछ सोचते हुए निर्वेद से कहा, एक काम करो, इस पार्टी में उन्हें भी इनवाइट करो। दक्ष के इस फैसले पर निर्वेद सोच में पड़ गया। उसने कहा, क्या तुम श्योर हो उन्हें यहाँ बुलाना सही होगा? और वो इंडिया में भी नहीं है। जरूर आएंगे, पूर्वी के बारे में सुनकर वो जरूर आएंगे, दक्ष ने कहा और फाइल पढ़ने लगा। लेकिन निर्वेद दक्ष के रिलैक्स चेहरे को देख रहा था। वो मन में बोला, आखिर ये करने क्या वाला है कि उन्हें यहाँ क्यों बुला रहा है? अगर उन्हें पूर्वी के बारे में पता चलेगा तो जरूर हंगामा हो जाएगा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वो मैसेज देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत दक्ष से कहा, दक्ष, वो गार्ड जो पूर्वी पर नजर रख रहा है, उसका मैसेज आया है। पूर्वी इस वक्त होटल प्लाजा गई है और वो भी बहुत गुस्से में। ये सुनते ही दक्ष के माथे पर बल पड़ गए। होटल प्लाजा और गुस्से में? कहीं वो उस अंकुल के पास तो नहीं गई? अंकुल का ख्याल आते ही दक्ष बिना एक पल गवाए वहां से बाहर की तरफ भागा। वहीं होटल प्लाजा के उस कमरे में पूर्वी को आग बबूला देखकर सोनल एक झटके में मिस्टर बजाज से दूर खड़ी हुई और पासा पलटते हुए बोली, पूर्वी देखो, इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की। ये मुझे धमका रहा है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे मॉडल नहीं बनने देगा। पूर्वी बिना कुछ बोले आगे बढ़ी और बिना एक पल गवाए सोनल के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। सोनल खुद को संभाल नहीं पाई और फर्श पर जा गिरी। पूर्वी ने उसकी तरफ झुककर कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ सोनल, चुपचाप यहाँ से घर निकलो, वरना मैं मॉम डैड को तुम्हारी सारी करतूतें बता दूंगी। पूर्वी की धमकी सुनते ही सोनल डरकर खड़ी हुई और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी मिस्टर बजाज बोले, अरे ऐसे कैसे जा रही हो सोनल? अब जब यहाँ तक आ ही गई हो तो काम भी पूरा करने दो। सोनल और पूर्वी कुछ समझ पाते तब तक कुछ गार्ड्स ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। पूर्वी चिढ़ती हुई बोली, तुम जो कोई भी हो हमें जाने दो, वरना कभी कुछ करने लायक नहीं बचोगे। मिस्टर बजाज पूर्वी को हवस भरी नजरों से ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, एक के साथ एक फ्री। पूर्वी ने गुस्से से कांपते हुए कहा, अपनी गंदी जुबान बंद रखो, समझे? हर लड़की बिकाऊ नहीं होती। मिस्टर बजाज ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम जैसी तीखी लड़कियां ही पसंद है। अब ज्यादा नखरे मत करो और सीधे सीधे मेरे पास आओ। पूर्वी के होठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। उसने पलक झपकते ही टेबल पर रखी वाइन की बोतल उठाई और उसे वहीं जोर से पटककर आधा फोड़ दिया। अगले ही पल उसने उस टूटे हुए बोतल के नुकीले हिस्से को मिस्टर बजाज के गले से सटा दिया। वो नफरत से बोली, तुम जैसे मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि हर लड़की बिकने के लिए तैयार बैठी है? कुछ लड़कियों को अपनी इज्जत अपनी जान से भी प्यारी होती है। मिस्टर बजाज घबरा उठे, ए लड़की, छोड़ मुझे वरना। पूर्वी ने बोतल को उसकी गर्दन पर थोड़ा और दबा दिया। देख, चुपचाप हमें यहाँ से जाने देने में ही तेरी भलाई है। ठीक है ठीक है, मिस्टर बजाज ने घबराकर अपने गार्ड्स को इशारा किया, रास्ते से हटो, जाने दो इन्हें। पूर्वी ने तुरंत सोनल का हाथ पकड़ा और वहां से भागने के लिए हुई। तभी बजाज ने उसी कांच के टुकड़े को उसके हाथ से छीन लिया, जिसकी वजह से पूर्वी का हाथ जोर से कट गया और उससे खून बहने लगा। पूर्वी दर्द से कराह उठी, लेकिन बजाज घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं भाग पाओगी। पूर्वी बुरी तरह घबरा उठी। उसके चारों तरफ बजाज के गार्ड थे। इसी दौरान दक्ष उस होटल पहुंच गया था। उसने रिसेप्शन में पूर्वी का नाम पूछा, लेकिन उसे न पूर्वी की जानकारी मिली और न अंकुल की। वो खुद से बोला, अगर अंकुल यहाँ नहीं आया है तो पूर्वी यहाँ क्या करने आई है? वो किसी अनहोनी के डर से सीधे होटल के अंदर की तरफ भागा। वहीं बजाज पूर्वी के पास आते हुए बोला, अब तो सबसे पहले तेरा ये गुस्सा उतारूंगा, उसके बाद फिर तेरी बहन। बजाज ने जैसे ही ये कहा, पूर्वी बौखला उठी और उसने बजाज को एक जोरदार लात मारी, जिससे बजाज दूर जाकर गिरा। सारे गार्ड बजाज को पकड़ने भागे और इसका फायदा उठाकर पूर्वी ने सोनल का हाथ पकड़ा और रफ्तार से बाहर की तरफ भागी। ये देखते ही बजाज जोर से चीखा, पकड़ो उन दोनों को, चाहे कहीं से भी घसीट कर लाना पड़े, लेकर आओ। सारे गार्ड बजाज को वहीं छोड़कर उनके पीछे जाने लगे, मगर तब तक पूर्वी सोनल को लिफ्ट में भेजकर खुद उन गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुक गई। जैसे ही सोनल की लिफ्ट नीचे उतरी, पूर्वी के चेहरे पर फिर से गुस्सा तैर गया और वो वापस उन गुंडों की तरफ जाने के लिए जैसे मुड़ी, अचानक किसी से टकरा गई। उसने जब सामने देखा तो उसके पसीने छूट गए। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹140